आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। जम्मू कश्मीर में मार्च और अप्रैल के महीने में चुनाव होने हैं, ऐसा बताया जा रहा है और एक महीने के भीतर वोटर लिस्ट बनने का काम भी पूरा होने जा रहा है। लेकिन चुनाव की चर्चा के बीच चुनाव आयोग के एक नए आदेश ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया है। आदेश में यह कहा गया है कि जम्मू क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए जो नया आदेश पारित किया है वो अपने आप में कई मायने में बिल्कुल अलग है। सभी तहसीलदारों को नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन करवाने से जुड़े ये आदेश दिए गए हैं। लेकिन विवाद आदेश की अगली लाइन पर है और वो लाइन है, 1 साल से ज्यादा वक्त से जम्मू जिले में रह रहे लोगों को मतदान के रूप में शामिल करना आवश्यक हो सकता है। उन्हें मतदान करने का अधिकार मिलेगा और मतदाता सूची में उन्हें शामिल किया जाएगा। अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी, ऐसा व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी नहीं है, अगर बाहरी व्यक्ति भी 1 साल से अधिक समय तक जम्मू के क्षेत्र में रह रहा है तो उसके पास वोटिंग करने का अधिकार है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है साहब? बिल्कुल इसमें नया कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह प्रावधान लागू है। अगर आप 1 साल से ज्यादा वक्त तक देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं और वहां पर आप अपने वोटर आई कार्ड को ट्रांसफर करा लेते हैं या वहां अपना वोटर आई कार्ड बनवाते हैं तो आपको मताधिकार का अधिकार मिलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 के रहते यह मुनासिब नहीं था। धारा 370 और आर्टिकल 35A की वजह से यह मुनासिब नहीं था। लेकिन अब जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है और धारा 370 को निष्क्रिय किया गया है, उसके बाद से चुनाव आयोग का पूरा अधिकार और सभी कानून अब लागू हो रहे हैं जम्मू कश्मीर पर भी, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर में अगर कोई व्यक्ति नौकरी करने पहुंचता है या उसका अस्थायी निवास जम्मू का क्षेत्र या कश्मीर का क्षेत्र है तो वहां पर 1 साल रहने के बाद अगर वो अपनी रेंट एग्रीमेंट या इस तरह की कोई भी चीज 1 साल तक का दिखा सकता है तो उसके बाद मताधिकार का इस्तेमाल करने का उसको मौका मिलता है, अगर वो अपना वोटर आई कार्ड बनवा ले। ये आदेश बड़े पैमाने पर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए यह बड़ा ही सकारात्मक कदम है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक 1 साल के बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड मॉडिफाइड, नेशनल बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता जिसके पासबुक पर आपका नाम लिखा हो, भारतीय पासपोर्ट, क्योंकि 1 साल के बाद अगर आप रहते हैं किसी भी जगह पर तो अपना भारतीय पासपोर्ट भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर रेंट एग्रीमेंट के आधार पर। यह तमाम वो दस्तावेज हैं जिनके आधार पर आप अपनी नागरिकता साबित करते हुए जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। इसके साथ कोई भी व्यक्ति जो जम्मू का मूल निवासी नहीं है उस इलाके का वोटर बन सकता है और वो इलेक्शन कार्ड अपना बनवा सकता है, वोटर आई कार्ड, और उसके आधार पर मतदान कर सकता है। अब ये बात उन लोगों के गले के नीचे कैसे उतले जिन्होंने आज तक 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की रणनीति और राजनीति पर ही अपने आप को जीवित रखा है। ऐसे लोगों के अब तो पर कटते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, वो कैसे एक बहुत ही छोटी आबादी में अपना वर्चस्व जाहिर कर पाएंगे। इसमें सबसे आगे निकल कर आ रही है पीडीपी। पीडीपी ने सरकार के इस आदेश पर बड़े सवाल खड़े किए। पीडीपी की चीफ मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ये कहने लगी हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। पहले धारा 370 को निष्क्रिय किया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के मूल अधिकारों को छीना गया, 35A को बरस्त करके यह साबित किया गया कि जो लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन खास करके महिलाएं जो कि कश्मीर की हैं, दूसरे राज्य में रह रही हैं, या फिर जिन्होंने किसी गैर कश्मीरी से शादी कर ली है, उन्हें जायदाद का हक मिल गया क्योंकि आर्टिकल 35A को निष्क्रिय कर दिया गया है। ये तमाम बातें जम्मू कश्मीर के मूल भावना के खिलाफ है और इसी के खिलाफ पीडीपी आवाज बुलंद कर रही है। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है, देखिए। जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है, क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को, जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा, उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का
उसके वोट की कीमत को ख़त्म कर देना। पहले इन्होंने डिलिमिटेशन से कॉन्स्टिट्यूंसियों को इस तरह से किया कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, मगर अब चूंकि इनको लगता है उसके बावजूद जम्मू के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। जम्मू के लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है अपने इलेक्शन के मकासद हासिल करने के लिए। तो इसलिए अब उन्होंने ये वोटर जो है इसका एक कानून बनाया है जो कि मुल्क में कहीं भी नहीं है। शायद महबूबा मुफ्ती को देश के आइन की कोई जानकारी नहीं है, वरना इस तरह के गैर जिम्मेदारा बयान से वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है। पूरे देश में यह कानून लागू है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2005, जो कि साफ तौर पर कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर किसी स्थान पर 1 साल से ज्यादा वक्त तक रहता है तो वो उसके पास अधिकार है कि वो अपने आप को वोटर लिस्ट में शामिल करवाए और उसके बाद उस जगह से अपना मताधिकार का इस्तेमाल करे। शायद महबूबा मुफ्ती को हमारे संविधान, हमारे तमाम एक्ट्स की कोई जानकारी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भी यही डर सता रहा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश तो नहीं कर रही। दरअसल इन सभी पार्टियों की हवा इसलिए टाइट है क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो एक परिवेश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार जम्मू के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करती चली जा रही है, वहां जम्मू के क्षेत्र में चाहे पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें या वामपंथी दलों की बात करें, इनका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों में आकर्षण बहुत कम है इन तमाम राजनीतिक दलों को लेकर, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ये सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। और वो मास्टर प्लान इन्होंने बनाया हुआ है, ब्लूप्रिंट इनका बना हुआ है, उसी आधार पे वो चल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये कल जो किया है, हम लोग तो इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप अंदाज़ा लगाइए, एक मतलब झुकी झोंपड़ी है। ये ठीक है, पहले जो इन्होंने कहा जी आधार होगा, ये होगा, वो होगा, 1 साल का उन्होंने रखा हुआ है, हालांकि वो भी दुरुस्त नहीं है। चीफ इलेक्टर ऑफिसर ने ये कहा था कि 25 लाख आउटसाइड वोटर्स जो हैं वो यहाँ पे वोटर बनेंगे रिवीजन ऑफ रूल्स में। तो उसी वक्त ये समझ आ गई थी बात कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। अब उनको जम्मू कश्मीर के वोटर्स पे विश्वास नहीं है और इसलिए जो भी यहाँ होगा उसको जो है वो इस तरीके से वोटर बनाया जाएगा। लेकिन अब डीसी के माध्यम से ये आर्डर निकाला गया कि आप घर घर जा करके और कोई भी 2 आदमी खड़े होंगे, वो कहेंगे ये आदमी जो है 1 साल से जहाँ रह रहा है और उसमें आप उसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट दोगे, उसके बाद वोटर बनाओगे। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो है वो भाजपा के इशारे पे नाचती है। जो तमाम दलीलें दी जा रही हैं उन पार्टियों के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हैं, अगर इसकी बुनियाद पर आप देखें तो ये सिर्फ एक बात प्रदर्शित करती है, भारतीय जनता पार्टी का डर। अन्यथा इस तरह की बेसिर पैर की बातें किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा देश के किसी भी कोने में अभी तक आपने सुनी है क्या? पीडीपी हो या कांग्रेस हो या फिर नेशनल कांग्रेस, सबको यह समझना पड़ेगा कि जिन्हें ये बाहरी कहते हैं वो भारतीय हैं। वो लोग हैं जो देश के कोने कोने से जम्मू कश्मीर को अपना घर बनाकर वहां पर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का हक नहीं होना चाहिए? अगर देश के कोने कोने में जाकर रहने, व्यवसाय करने, मताधिकार का इस्तेमाल करने की छूट हमारा संविधान हमें देता है, तो क्या ये तमाम राजनीतिक दल ये आज हमें पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान है, एक अलग विधान है। जाहिर सी बात है ये देश को तोड़ने वाली मानसिकता है, देश को जोड़ने वाली मानसिकता नहीं हो सकती। लगातार धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद से इस तरह की दुहाई दी जाती है कि जम्मू कश्मीर की आत्मा को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार जम्मू कश्मीर की आत्मा उस वक्त कहां चली गई थी जब एक के बाद एक राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जाता था? जम्मू कश्मीर की आत्मा उस वक्त कहां सो गई थी जब आतंकवाद की वजह से पूरे प्रदेश में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और यही राजनीतिक दल जिनकी सत्ता हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, वो खुद अपने अपने बिल में घुसे हुए थे। आज जब विकास की बयार बह रही है जम्मू कश्मीर में, जो पूरे देश के साथ एकीकरण का मामला दिखाई देता है, तो ये राजनीतिक दल अपने बिलों से बाहर निकलकर उसका मुखर विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में विशेषाधिकार जो कि धारा 370 और 35A के तहत मिला हुआ था, उसके निष्क्रिय होने के बाद से क्या स्थिति है।
जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के नाम पर जो तमाम दावे किए जा रहे थे, जो कि धीरे धीरे अपने आप में कम होता चला जा रहा था, उसे एक झटके में खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में धारा 370 और 35A जो रुकावट पैदा कर रहे थे, उसे दूर किया गया। दूसरे राज्यों से लोग जम्मू कश्मीर में आकर रह सकें, अपने आवास के लिए अपना घर खरीद सकें, अपनी जमीन पर रह सकें, इसका अधिकार दिया गया। दूसरे राज्यों के लोग सरकारी नौकरियों में मौका पा सकें और सरकारी नौकरियों में कॉम्पिटिटिव बिजनेस के आधार पर, यानी कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर जम्मू कश्मीर में आकर काम कर सकें, उसका अधिकार दिया गया। क्या यह मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए? भारत के दूसरे प्रांतों में जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी आसानी से जाकर बस सकते हैं, रह सकते हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कौन कहता है कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के लोगों के लिए यह अधिकार जम्मू कश्मीर में नहीं है? क्या हम यह मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंग नहीं है? और अगर है तो फिर इस तरह का विरोध क्यों खड़ा किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में आज जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया सर्कुलर है, वो बताता है कि स्थानीय नेता इसलिए बेचैन है क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका सूपड़ा साफ होने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी, एनसी और उसके साथ साथ कांग्रेस के बयानों पर क्या प्रतिक्रिया सामने रखी है। अब धारा 370 के समापन के बाद जो कानून पूरे देश में है, वही कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहा है और वो अपनी इच्छा से अपने मूल निवास स्थान से अपना वोट कटवाने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर अपना वोट अपनी मतदाता सूचियों में रहने वाले स्थान पर जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकता है। ये अनुमति हमारे देश का संविधान हमें देता है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनके विपरीत जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव और षड्यंत्र करने की साजिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जवाब आपके सामने है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो नया आदेश पारित किया गया है, इससे पीडीपी और एनसी जैसी पार्टियों को बेचैनी क्यों हो रही है? यह पहली बार होगा जब पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए शरणार्थी विधानसभा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 1947 से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक मतदान नहीं किया है। जरा बताइए, 75 साल से अपने देश में रहने वाले नागरिकों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका न दिया जाए, क्या यह कहीं से जायज हो सकता है? चुनाव आयोग की कोशिश ये रही है कि पिछले 3 दशक के दौरान जम्मू कश्मीर में जो हालात बिगड़े हैं और बाहर के लोग, खास करके जम्मू कश्मीर प्रांत से बाहर के लोग जो कि अपने आप को विस्थापित के तौर पर मानते हैं, खास करके कश्मीरी पंडित, उन्हें जल्द से जल्द वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। हर किसी को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने पैतृक स्थान पर भी अपने वोटिंग का अधिकार रखे और वहां के रणनीति और राजनीति में अपना पूरा दखल रखे। अब आइए आपको इसकी असली संख्या भी बता दें। एक अनुमान के मुताबिक 4.5 लाख कश्मीरी ऐसे हैं जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं और उनका खुद का कुछ न कुछ रहने का या रिहायशी ठिकाना कश्मीर और जम्मू दोनों क्षेत्र में है। ये तमाम लोगों के पास मतदान करने का अधिकार होगा। पाकिस्तान के से भागकर आए हुए जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बसे हुए हिंदुस्तानी शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी, जिनकी संख्या तकरीबन 1,45,000 है, उनके पास भी अब मताधिकार का इस्तेमाल करने का पूरा मौका होगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आकर कश्मीर में बसे 1,85,000 शरणार्थी जो कि शरणार्थी कैंपों में आज भी रहने को मजबूर हैं, उनके पास भी मताधिकार का पूरा इस्तेमाल होगा। ये सब वो मतदाता है जो लोकसभा में अपनी वोटिंग का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही वो अपना मत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा करना उनके लिए सहूलियत भरा होगा, क्योंकि अब उनके पास संविधान की धारा उनके साथ है और अब जम्मू कश्मीर धारा 370 के निष्क्रिय होने के बाद धारा 370 की बेड़ियों से पूरे तरीके से आजाद है। इसी से जुड़ा हमारा पहला आदेश हमने आपको दिखाया, जो कि अगस्त के महीने में 18 तारीख को आया था, जब राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदय कुमार ने 25 लाख नए वोटरों को जोड़ने की बात कही थी और उस वक्त से ही लगातार
हंगामे की शुरुआत हो गई थी। विधानसभा चुनाव में गैर कश्मीरियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, यह बात उस वक्त निकल कर आई थी। वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद वोट करने का अधिकार कश्मीरियों को मिलना चाहिए, भले ही वो अप्रांतीय हों। गैर कश्मीरियों को भी जिन्हें निवास प्रमाण पत्र मिल चुका है, उनके लिए अब मताधिकार करने का इस्तेमाल पूरा होगा। क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों को भी अपने वोट को इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। सुरक्षा जवानों को सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराना होगा और इसके लिए उन्हें अपने पुराने वोटर लिस्ट से नाम कटवाकर नए वोटर लिस्ट में शामिल करना होगा। यहां तक कि तमाम स्थानीय पार्टियों के माथे पर पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक नई रणनीति के तहत जम्मू कश्मीर के चुनाव के ठीक पहले ये कार्ड खेला, जिसमें हिंदू शरणार्थी, सुरक्षा बलों पर का वोट और उसके साथ साथ जो पहाड़ी और गुजर बकरवाल समुदाय है, उनके लोगों को भी मताधिकार का इस्तेमाल मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जो कि कश्मीर की यात्रा पर थे, उन्होंने कहा कि गुजर और बकरवाल समुदाय के साथ साथ अब पहाड़ी लोगों को भी आरक्षण मिलेगा और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि 1/3 आबादी को आरक्षण मिलता हुआ दिखाई देगा। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370-35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एमपी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के इसी मास्टर स्ट्रोक से अब विपक्ष की पार्टियां घबराई हुई हैं और हर कोई अब अलग अलग रास्ता ढूंढ रहा है अपनी हार को बचाने का। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसा होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। अब बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की, जो कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक इस पर चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे देश में अल्पसंख्यक आबादी चाहती है कि इस तरह की दक्यानुसी सोच पर कोई लगाम न लगाए। धर्म के आड़ में जब आप ज्यादतियों को मंजूरी देते हैं तो आप दरअसल ये प्रदर्शित करते हैं पूरी दुनिया और समाज के सामने कि आप कितने रूढ़िवादी हैं। अल्पसंख्यक समाज इसे बड़े खुशी से गले लगाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। इस फैसले में कहा गया कि जो भी मुसलमान दूसरी शादी करने की बात करता है या एक से ज्यादा शादी करने की बात करता है, सबसे पहले उसे अपनी पहली पत्नी से यह इजाजत लेनी पड़ेगी कि वह दूसरी शादी कर सकता है। कोर्ट ने यह कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब आप बताइए कि आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? तो फौरी तौर पर मैं आपको बता दूं, यह बात धर्म में यानी कि इस्लाम धर्म में पूरी तरीके से मनोनीत है कि मुसलमान पुरुषों को यह छूट है कि वो एक नहीं बल्कि 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान है कि वो अपनी पहली पत्नी से यह इजाजत लें कि क्या वो दूसरी महिला से शादी कर सकते हैं। शादी करने के लिए भी कई तरह के प्रावधान हैं। शादी यूं ही नहीं होती मन का खेल खेलने के लिए। शादी होती है अगर कोई महिला मजबूर है, आर्थिक स्थिति से या अन्य स्थितियों से सताई हुई है या फिर जुल्मशुदा है, तो ऐसी महिला के साथ संबंध बनाने का अधिकार मुसलमान को कानून के तहत और उसके साथ साथ धर्म के तहत भी है। लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि सिर्फ शौक के लिए महिला उत्पीड़न के लिए पहली पत्नी से बगैर इजाजत लिए कोई भी मुस्लिम मर्द दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरी शादी के ज्यादातर मामले मुसलमानों के ही सामने आ रहे हैं और जब मुसलमानों की दूसरी शादी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो हाईकोर्ट में एक मुस्लिम याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया गया, जिसमें उसने दूसरी पत्नी होने के बावजूद पहली पत्नी को रखने की इजाजत मांगी थी। मुस्लिम याचिकाकर्ता ने अपनी बीवी की सहमति के बगैर बिना अपनी पहली पत्नी को बताए दूसरी शादी की थी। इस मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, विस्तार से आपको बताते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पहली पत्नी की देखभाल में नाकाम मुसलमान पुरुष को दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं। गौर कीजिएगा, अपनी पहली पत्नी की देखभाल करने में नाकाम मुस्लिम पुरुष के पास यह अधिकार नहीं है कि वो दूसरी शादी रचा सके। ऐसे लोगों को कुरान भी दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुरान में भी यह प्रावधान है कि जब तक आप अपनी पहली पत्नी से इजाजत लेकर शादी नहीं करते तब तक आप दूसरी कर ही नहीं सकते। पहली बीवी की सहमति के बिना दूसरी शादी करना पहली बीवी पर क्रूरता है। यह बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानी है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि पहली पत्नी के होते दूसरी शादी करके दोनों पत्नियों को एक साथ रहने के लिए मजबूर करना निहायत गलत है, एक महिला के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने साफ कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर एक महिला के मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता। महिलाओं का सम्मान और गरिमा ये दोनों बनाए रखने की जिम्मेदारी पुरुष की है और इसी से संयुक्त आचरण पुरुष को रखना चाहिए। यह फैसला जस्टिस एसपी केसवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने अजीजुर रहमान की याचिका पर सुनाई। अब आप देखिए कि यह पूरा मसला दरअसल है क्या। 1999 में अजीजुर रहमान ने हनीम दानिश से शादी की। अजीजुर रहमान और हनी दानिश के 4 बच्चे हैं। इसके बावजूद अजीजुर रहमान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी के साथ भी उसके बच्चे हैं। पहली पत्नी से दूसरी शादी के बाद छिपाई गई और हनी दानिशा 93 साल के अपने पिता के साथ रहने लगी। 2015 में अजीजुर रहमान ने परिवार अदालत में याचिका दाखिल की। पहली पत्नी को भी साथ रखने की इजाजत मांगी, लेकिन परिवार ने अदालत में याचिका को खारिज करने की गुहार की, जिसके बाद इस पूरे मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखा गया। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने कुरान की सूरा 4 और आयत 3 का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया है। आइए अब आपको दिखाते हैं तमाम मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं इस फैसले के बारे में। माननीय उच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला के पक्ष में निर्णय दिया और उस अपील को खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय का निर्णय था कि महिला को उसकी मर्जी के बिना वो उसके पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और जो कि अगर मैं बात करूं कुरान, तो कुरान भी यही कहता है कि आप किसी भी महिला को उसकी मर्ज़ी के बिना वैवाहिक संबंध में नहीं रख सकते। और कुरान ने महिला को अधिकार दिया था खुला का कि अगर एक महिला उसने शादी की है और वो अपने पति के साथ रह रही है और अपनी मर्ज़ी के बिना वो पति को छोड़ सकती है, तो अपनी मर्ज़ी के बिना जब कुरान नहीं कहता उसको पति के साथ रहने के लिए, तो जो आया है वो बहुत ही मौलिक है, बहुत ही कहना चाहिए कि लॉजिक वाला है। और कि भाई अगर आप किसी को सही से खिला पिला नहीं सकते हैं तो आप दूसरे को ऑफ़र कैसे कर सकते हैं। आप अगर एक बच्चे को सही से पाल नहीं सकते तो आप दूसरे तीसरे चौथे का कैसे सोच सकते हैं। तो जो भी जजमेंट है वो बहुत ही लॉजिक वाला है, बहुत सही है कि बिल्कुल ये कि अगर आप एक पत्नी को सही से भरण पोषण नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल आप दूसरे के लिए नहीं सोचना चाहिए आपको। मैं अदालत के फैसले का एहतराम करता हूँ। अदलिया का जो फैसला है, हाई कोर्ट का जो फैसला है कि मुस्लिम मर्द उस वक्त तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जिस वक्त तक के वो पहली बीवी और बच्चे के पालन पोषण ठीक से करने की सही जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है। और ये जो फैसला है कुरान पाक में और इस्लाम ने भी यही चीज़ बताई है। इस्लाम मज़हब ने अगर से 4 शादियाँ जायज़ की हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स खड़े होकर, हर मुसलमान और हर इस्लाम का मानने वाला खड़े होकर शरीयत पर अमल करके 4 शादियाँ करें। इस्लाम मज़हब ने अगर से रखा है तो उसके पीछे पूरी एक लॉजिक है और पूरे एक फ़लसफ़ा है। उस फ़लसफ़े के तहत इस्लाम मज़हब ने 4 शादियों को जायज़ किया है। लिहाजा मैं हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है।
इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम के इस प्रावधान का इस्तेमाल कर कई गैर इस्लामी भी हिंदुस्तान में सिर्फ इस्लाम इसलिए कबूल करते हैं क्योंकि दूसरी या तीसरी शादी कर सकते हैं। क्या महिलाओं के उत्पीड़न के इस हथियार को हम यूं ही पूरे देश भर में चलने देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, महिलाओं के अधिकार के लिए जहां पूरे देश भर में और दुनिया भर में इतनी यातनाएं झेली जा रही हैं और आवाज बुलंद की जा रही है, वहीं हिंदुस्तान में क्या हम एक ऐसे युग में जाने को तैयार बैठे हैं जहां महिला उत्पीड़न हमारे समाज का बुनियादी अधिकार बन जाए? जाहिर सी बात है, इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। पंजाब की मौजूदा सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार किसानों के मुद्दे पर ही चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन आज स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। पंजाब में किसान भगवंत मान की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सिंगरूर में जो उनका घर है, उसके कुछ ही देर पर जबरदस्त विरोध है, प्रदर्शन है। बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर इस पूरे इलाके में घेराव कर दिया है। धरना को बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इसी साल मार्च के महीने में विधानसभा के चुनाव के दौरान किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को एक जबरदस्त समर्थन के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। किसानों के समर्थन की वजह से ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पटखनी दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अब भगवंत मान मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किसानों से कई तरह के वायदे किए थे। कहा था कि जड़ से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यहां तक कि यही वो तमाम नेता थे जो कि किसान आंदोलन के दौरान मंच से खड़े होकर कहते थे कि इस देश में किसानों की सुध लेने वाला इनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन 7 महीने के भीतर आम आदमी पार्टी का कोर वोटर किसान आज उनके मुखर विरोध में प्रदर्शन, उन्हीं के घेराव करता हुआ दिखाई दे रहा है। विरोध प्रदर्शन काफी बड़ा होता चला जा रहा है और ये अन्नदाता अब आम आदमी पार्टी से दूर होते चले जा रहे हैं। भगवंत मान के घर से थोड़ी ही दूर पर किसानों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। खाने पीने की तमाम जरूरी चीजों का वहां पर इंतजाम किया गया है। ट्रैक्टर, ट्रॉली और गैस के सिलेंडर के साथ साथ पानी, खाना, कपड़े, जरूरी सामान लेकर यहां पर इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संगरूर पटियाला मुख्य मार्ग पर पटियाला बाईपास से पटियाला रोड के फ्लाईओवर तक तकरीबन 3 किलोमीटर का पूरा रास्ता किसानों ने कब्जा कर लिया है और यह धरना प्रदर्शन का आयोजन भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है। किसानों ने 7 अक्टूबर को पंजाब की सरकार के साथ बैठक की और फिर मांग की कि सरकार उनकी बातों को माने, लेकिन किसानों की एक भी मांग अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं माना है, जिसके बाद से अपने विरोध कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले सभी रास्ते को सील कर दिया है। किसानों ने यहां पर भी पक्का मोर्चा लगाने का फैसला लिया है, जिसके बाद बुधवार को किसान पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आप अभी अपने स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग कितने बड़े पैमाने पर की गई है। इन बैरिकेडिंग को देखकर क्या आपको दिल्ली बॉर्डर याद नहीं आ रहा? यह बैरिकेडिंग यही बताता है कि कैसे अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने ही घर में बंदी हो गए हैं। चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों ने बढ़ चढ़कर फायदा दिया है। अब सवाल यह उठने लगा है कि आखिरकार इतनी जल्दी 7 महीने के भीतर जिस कोर वोटर ने आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाया, वही आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ क्यों खड़ी है? ऐसे में किसानों की मांगों को लेकर जो बातें निकलकर आ रही हैं वो अपने आप में बड़ी हैं। ऐसी क्या मांगे हैं किसानों की जो पंजाब की सरकार मानने को तैयार नहीं? सबसे पहले किसान मांग कर रहे हैं कि खेत से उठाने जाने वाली मिट्टी को माइनिंग न करार दिया जाए, यानी कि अगर खेत से कोई किसान मिट्टी खोद कर बाहर निकलवाता है तो उसे माइनिंग की संज्ञा देकर उस पर टैक्स नहीं लगाया जाए। सड़क निर्माण के लिए जो जमीन ली जाती है, सरकार जिसको एक्वायर करती है, उस एक्वायर्ड जमीन की उचित कीमत दी जाए। मार्केट रेट जो सरकार तय करती है उससे नहीं, बल्कि जो जमीन पर ग्राहक खरीदने वाले हैं उसके जो रेट है उसके आधार पर जमीन का मुआवजा मिले। पराली को लेकर जो सरकार हल निकाल रही थी, उस हल को निकाला जाए और पराली को जलाने के अलावा
उसको जो तरह तरह से कंपोस्ट बनाने की बात की जा रही थी, जिसके लिए सरकार वहां पर एक मुआवजे की रकम दे रही थी, वो रकम दी जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पराली जलाने की छूट तो दे दी है, लेकिन उस रकम को बंद कर दिया है जिसके जरिए किसान पराली नहीं जलाया करते थे। पराली जलाने पर भी किसानों पर सख्त पाबंदी लगाने की बात जो की जा रही है, उसे पूरे तरीके से अमली जामा पहनाया जाए। फसलों के नुकसान का आकलन किया जाए और उसके आधार पर जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो। मुआवजे की राशि को जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि किसान कर्ज में न डूबे। और प्रदूषण फैला रहे तमाम उद्योग जो कि खेती करने वाले किसानों के लिए गले की फांस बन गए हैं, इन उद्योगों को उस इलाके से शिफ्ट किया जाए। धरना दे रहे किसानों ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है, जिसकी बात हमने आपको बताई। किसानों का कहना है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वायदे किए जाने के बावजूद आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार उनकी मांगों पर पूरे तरीके से विफल है। कुछ पंजाब नाल मंगां भखदियां मंगां ते असीं मसला मोर्चा लाया। कुछ गल्लां ये ने भी जिहड़ियां केंद्र सरकार दे हत्थ वस ने, असीं पंजाब सरकार तो सिफारिश करा के उन्हां नूं कहना चाहुंदे कि वो वापस लैण। इन्हां जिहियां मंगां ते असीं आए आ। इधर मुੱਖ तौर ते हैगी जिहड़ी ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਗਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ किसानों पे कस चढ़ने की कोशिश करते हो, ये है। किसान जिस तरीके से आज विरोध के स्वर को लेकर मुखर हैं, इसमें पंजाब की सरकार के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ऐसे में विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए लगता है जैसे कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा। आप जरा सोचिए, 7 महीने की सरकार के खिलाफ सरकार का जो कोर वोट बैंक है वही मुखर तरीके से आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में विपक्ष मजे नहीं लेगा तो क्या करेगा? जो पंजाब में उगराहा जो सरदार जोगिंदर सिंह उगराहा ग्रुप की तरफ से चलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो सरकार को जल्दी जो वादे किए हैं वो मान लेने चाहिए और लिखती दे देने चाहिए, तो उससे वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो बारिश के दिनों में किसानों का काम बहुत है खेतों में, उन दिनों में उनको धरने पे प्रदर्शन पे बैठना पड़ रहा है। और मैं किसान लीडरों को भी एक अपील करूंगा कि अभी रेलवे ट्रैक्स जो हैं, हाईवेज जो हैं, उसको बंद ना किया जाए, उससे लोगों को सुविधा होती है। आम जनता को सुविधा देने के लिए तो किसान कभी ऐसा काम नहीं करता। विपक्ष के तेवर तो हमलावर हैं ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक किसानों के धरने को खत्म करने की बात अब कहते दिख रहे हैं, क्योंकि इनको बात समझ में आ रही है। कोर वोटर 7 महीने में बिछड़ गया तो सरकार कब तक चलेगी? किसानों ने संगरूर में लगातार धरना दिया है। धरना देना किसानों का डेमोक्रेटिक राइट है, मगर पंजाब की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। इसलिए भगवंत मान जी मुख्यमंत्री ने पहले ही बताया था कि थोड़ा समय दीजिए सरकार चलाने के लिए। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक हो गई तो सभी वर्गीय व्यापारियों की, जैसे किसानों की और लेबर जमात की, सभी पूरी हो जाएंगी। सो अभी 6-7 महीने हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ। सो भगवंत मान जी तो पिछले जो कंडे बीजे हुए हैं पिछली सरकारों के, उसको साफ करने में रुझे हुई है। इसलिए थोड़ा सा किसानों को और समय देना चाहिए भगवंत मान सरकार को। आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के विधायक के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि पहले से उन्हें एक ऐसा खजाना मिला है जो पूरी तरीके से खाली है, इसलिए सरकार के पास मैनूवरिंग का बहुत स्कोप नहीं है। सरकार जनता की मदद में सामने नहीं आ सकती। जनता को समझना चाहिए और सरकार की मजबूरी को समझते हुए पीछे हट जाना चाहिए। जनाब, जब आपने लंबे वायदे किए थे उस वक्त आपने ना सोचा था कि पंजाब में राजस्व की स्थिति क्या है? जब वायदे करते थे तो उस वक्त याद रखना चाहिए था कि पंजाब की स्थिति क्या है और उसके आधार पर वायदे करने चाहिए थे। वायदे बड़े बड़े, कर्म बड़े छोटे छोटे। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने कई वायदे किए थे। विधानसभा से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मॉडल वहां पर लगाने की बात कही थी, लेकिन जो परिणाम आए उससे ये नैरेटिव सही साबित हुआ, क्योंकि दिल्ली मॉडल के बारे में लोगों ने बहुत चर्चा सुन रखी थी और दिल्ली मॉडल की सफलता को देखते हुए पंजाब के लोगों ने भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया।
अब जरा देखिए कि आम आदमी पार्टी ने वायदे क्या किए थे, कैसे रेवड़ियां बांटी गई थी चुनाव के मैनिफेस्टो में, जिसे पूरा करने में अब आम आदमी पार्टी की सरकार की बैंड बज रही है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था। प्रदेश में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक लगाया जाएगा, इसका ऐलान भी किया गया था। कब लगाया जाएगा इसके बारे में नहीं कहा गया था, लेकिन 16,000 मोहल्ला क्लिनिक लगाया जाएगा। आमतौर पर धारणा तो ये होती कि 5 साल में 16,000, यानी कि 1 साल में कम से कम 3,000। अगर वास्तविकता देखें तो 7 महीने में अभी तक 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक लगाने के नाम पर। तो बाकी के साल के 2,900 मोहल्ला क्लिनिक कब लगेंगे साहब, आप खुद ही समझ जाइए। पंजाब में बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात कही गई थी। फ्री शिक्षा सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, टीचर है नहीं, सुविधाएं है नहीं, तो बच्चे पढ़े कहां, प्राइवेट स्कूल में, यानी कि बात घूमकर वहीं। महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। सरकार के पास पैसा नहीं है और पूरे प्रांत की आधी आबादी को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने की बात आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की थी। पूरे प्रदेश की जनता को मुफ्त स्वास्थ्य की सेवाएं दी जाएंगी। मोहल्ला क्लिनिक बने नहीं, बाकी तमाम स्वास्थ्य सेंटर है नहीं, स्वास्थ्य की सेवा मुफ्त में कैसे मिलेगी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई चर्चा नहीं। टेम्परेरी टीचर यानी कि अस्थायी टीचर को स्थायी कराया जाएगा और खाली पदों को भरा जाएगा। अभी तक ये बात हवा में झूल रही है। महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे की महिला हेल्पलाइन बनाई जाएगी, यह भी अभी झूल रही है। जब अगले बार चुनाव आएंगे उस चुनाव के ठीक पहले एक नंबर जारी किया जाएगा और कहा जाएगा कि यह हेल्पलाइन है, उसके बाद नंबर घुमाते रहिए साहब, बस आवाज सुनाई देगी, यू आर इन क्यू, प्लीज वेट। इस तरह के वायदे बड़े पैमाने पर सरकारें करती रहती हैं और सरकारों के इन्हीं वायदों की वजह से जनता आगे आकर उन्हें वोट देती है। लेकिन उसके बाद मिलता क्या है, उसके बाद मिलता वही है डाक के 3 पार्ट। अब जरा हम आपके सामने रख रहे हैं वो लिस्ट की मान सरकार ने अभी तक कौन कौन से अपने वायदों को पूरा करने की कोशिश की और कहां कहां विफल रहे। 7 महीने में जैसा कि हमने आपको बताया 100 मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। 9,000 जो संविदा कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उन्हें स्थायी करने की कोशिश की गई है। 50 दिन में 26,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात कही गई। अभी तक क्या हुआ है इसके बारे में यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 150 दिन में 17,000 को रोजगार मिला है ऐसा कहा जा रहा है। मिला है या नहीं इसकी वस्तु स्थिति किसके सामने नहीं है। महिलाओं को भत्ता देने की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, यानी कि 7 महीने बाद भी पंजाब की आधी आबादी इस बात का इंतजार कर रही है कि उन्हें 1,000 रुपए प्रतिमाह कब मिलेगा। चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने एक से बढ़कर एक वायदे किए थे, लेकिन अब वायदों को निभाने में आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक वैसे ही फिसड्डी दिखाई दे रही है जैसे कि दिल्ली में भी बिजली मुफ्त देने की बात की गई 200 यूनिट, लेकिन इसी साल से अब यह कह दिया गया है कि अगर आपको बिजली मुफ्त चाहिए तो लिखित आवेदन दीजिए, अन्यथा उसके लिए पैसे दीजिए। अब गुजरात चुनाव को लेकर भी इसी तरह की बातें कही जा रही हैं। तो पंजाब के किसान अब गुजरात के किसानों से यह कह रहे हैं कि साहब वायदों पर मत जाइएगा, वायदे तो बस चुनाव में किए जाते हैं, पालन क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसी को देखते हुए जरा गुजरात में जो आम आदमी पार्टी के वायदे हैं वो आपके सामने रख दें। गुजरात के सूरत में अरविंद केजरीवाल ने किसानों के एमएसपी को बढ़ाने का वायदा किया है। राज्य सरकार इतना कितना कर सकती है हम सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। पंजाब की तरह गुजरात में भी एमएसपी में खरीदने की बात कही गई है। पूरे देश में एमएसपी पर ही खरीदी जा रही है। पंजाब के किसानों ने केजरीवाल को इस बयान पर घेरा, लेकिन अब केजरीवाल आजकल पंजाब नहीं जा रहे हैं, गुजरात और हिमाचल की यात्रा पर ज्यादा है। तो गुजरात के किसानों को भी कुछ इसी तरह के दिव्य स्वप्न दिखाए जा रहे हैं जैसा कि पंजाब के किसानों ने 7 महीने पहले देखा। यह बात अलग है कि अब वही किसान धरना प्रदर्शन देते हुए सड़क को घेरते हुए खड़े हो गए हैं मुख्यमंत्री निवास के सामने। और आइए आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन लगातार तेज और मुखर होता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस बार की हिजाब क्रांति ईरान के पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलती हुई दिखाई देगी। ईरान की सरकार की सख्त कार्रवाई के बावजूद महिलाएं किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है।
कहीं हिजाब जलाया जा रहा है, कहीं बाल काटकर महिलाएं सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल कर रही हैं और अपनी नाराजगी जता रही हैं। कहीं सीक्रेट गेम्स वेब सीरीज में देखी गई ईरानियन अभिनेत्री एलनाज नरोजी भी इस अभियान में शामिल हो गई हैं। इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी अभिनेत्रियां भी हैं जो अब अपने आप को निर्वस्त्र कर रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि विरोध के स्वर को मुखर कर रही हैं और कह रही हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, हमारी आज़ादी छीनना, हमारे अस्तित्व को छीनना। और अब ईरान की सरकार के पास बगले झांकने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। एंटी हिजाब कैंपेन ईरान से निकलकर सारी दुनिया में पहुंच चुकी है। ईरान में इसे दबाने के सारे प्रयास विफल हुए हैं। वहां की कट्टरपंथी सरकार को समझ नहीं आ रहा कि जग हसाई को किस तरह रोका जाए। सरकारी दमन के सारे वीडियो दुनिया के सामने आ रहे हैं। महसा अमीनी की मौत के बाद विद्रोह की चिंगारी सारे ईरान में इनकलाब ले आई है। ईरान की हर महिला गुस्से में है। जहां देखो वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सड़कों पर महिलाओं के हुजूम है। सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। हिजाब के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ये उसी गति से आगे बढ़ रहा है जिसके साथ इसकी शुरुआत हुई थी। इस प्रदर्शन को दुनिया के अन्य देशों का समर्थन मिल रहा है। सरकार ने लाठी से लेकर गोलियां तक चलाई, लेकिन महिलाएं प्रदर्शन से एक कदम भी पीछे नहीं हटी। उन पर जितनी सख्ती की जा रही है वो उतनी ही मुखर हो रही है। महिलाएं विरोध के लिए कैंपेन चला रही है। इन्हें कई नाम भी दिए जा रहे हैं। बिना हिजाब के वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं तो महिलाएं अपने बाल काट कर भी विरोध जता रही हैं। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों के समर्थन में अपनी आवाज उठाने वाली ईरानी अभिनेत्री एलनाज नरोजी भी आंदोलन में शामिल हो गई हैं। उन्होंने हिजाब के विरोध में अपने कपड़े उतार दिए। इस वजह से सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है। मंगलवार को एलनाज नरोजी ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो विरोध के रूप में अपने कपड़े उतारती नजर आ रही है। वीडियो में उन्हें हिजाब और बुर्का उतारते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि हर महिला इस बात की परवाह किए बगैर कि वो कहां से है, उसे ये अधिकार होना चाहिए कि वो जो चाहे, जब चाहे और जहां चाहे पहन सके। किसी भी पुरुष या किसी अन्य महिला को ये अधिकार नहीं कि उसे जज करे या उसे दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सिर्फ एलनाज नरोजी ही नहीं बल्कि दुनिया भर की महिलाएं ईरान में हिजाब के प्रतिबंध और हिजाब के विरोध में जो स्वर उभर रहे हैं उसको पूरे तरीके से समर्थन देती हुई दिखाई दे रही हैं। विरोध का तरीका भी अलग अलग है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ईरान की सरकार अब हिजाब के कानून को लागू करवा पाएगी ये फिलहाल दिखता नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं का विरोध ईरान की सरकार जो झेल रही है वो साबित करता है कि ईरान में अब एक तरह से सरकारी दमन का एक प्रकाष्ठा हो चुकी है, इंतहा हो चुकी है, जिसका अब अंत होना आवश्यक है। एलनाज के अलावा ऑस्कर पुरस्कार विजेता अभिनेत्री मैरियन कोटिलार्ड और जूलियट बिनोशे ने अन्य अभिनेत्रियों और संगीतकारों के साथ सिर के बाल काटकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान में महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। हिजाब विवाद में तुर्की की गियाका मेलेक मोसो ने हिजाब का विरोध और ईरानी महिलाओं के प्रति समर्थन दिखाते हुए मंच पर अपने बालों को काट लिया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूरोपीय यूनियन की सांसद और स्वीडिश नेता अभिल अल सहलानी ने ईरानी महिलाओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए संसद में बहस के दौरान अपने बाल काट दिए। सहलानी ने कहा कि हम ईरान में महिलाओं के खिलाफ सभी हिंसा को बिना शर्त और तत्काल रोकने की मांग करते हैं। नोएडा की रहने वाली डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज ने भी हिजाब का विरोध और ईरानी महिलाओं के प्रति समर्थन दिखाते हुए अपने बाल काटे। इसका वीडियो भी बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसे शेयर किया। उन्होंने ईरानी महिलाओं के समर्थन में बाल काटे हैं। वहीं मानवाधिकार समूह ने दावा किया है कि विरोध प्रदर्शन में अब तक 185 लोगों की मौत हो चुकी है। 900 से अधिक लोग हिंसक झड़प में घायल हुए हैं। इसके साथ 2000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ईरान सरकार की तरफ से इससे संबंधित कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं हिजाब जला रही हैं। 2009 के हरित आंदोलन के बाद से इन प्रदर्शनों के जरिए ईरान के धर्मतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती पेश की गई है। ईरान में उपजे हिजाब विरोध प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, नीदरलैंड्स, अफगानिस्तान, ब्रिटेन जैसे देशों से समर्थन मिल रहा है।
इन देशों के प्रमुख ने कहा है कि प्रदर्शन करना ईरान की महिलाओं का हक है। इतना ही नहीं, ईरानी महिलाओं के समर्थन में कई देशों में रैली भी निकाली गई। अब आपको हिजाब विरोध के इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी भी दिखाते हैं। सबसे पहले महसा अमीनी को हिजाब कानून न मानने को लेकर गिरफ्तार किया गया। 16 सितंबर गिरफ्तारी के 3 दिन बाद अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। 17 सितंबर तेहरान और आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शन शुरू हुआ। 18 सितंबर ईरान में महिलाओं ने हिजाब उतारकर प्रदर्शन किया। 19 सितंबर महिलाओं ने प्रदर्शन के दौरान हिजाब को जलाया। 20 सितंबर ईरान में उग्र हुआ विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर हमला। 21 सितंबर हिजाब के विरोध में प्रदर्शन 15 शहरों में फैला। 22 सितंबर हिजाब विरोध प्रदर्शन तेज, कम से कम 9 की मौत। 23 सितंबर हिजाब के विरोध में उग्र प्रदर्शन जारी, 26 की मौत। इतिहास गवाह है, जब क्रांति होती है तो उसे कोई नहीं दबा सका है। अब ये सिर्फ ईरान की महिलाओं की मुहिम नहीं रह गई है, ये विश्वव्यापी हो चुकी है। कट्टरपंथ के खिलाफ अब महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी खड़े हो गए हैं। ईरान की सरकार वक्त रहते सचेत नहीं हुई तो ये इतिहास में दर्ज एक और क्रांति की शक्ल ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपको दिखाते हैं जम्मू के उधमपुर क्षेत्र में एयर शो का आयोजन वायुसेना ने किया था। लड़ाकू विमानों को यहां पर गर्जना करते हुए देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े। ये करतब किस तरह के थे और इसे देखकर दुश्मन के रोंगटे कैसे खड़े हुए, अब आप देखिए। कश्मीर में वायुवीरों का शौर्य, उधमपुर में शौर्य की उड़ान, आसमान में गरजते हिंद के वायुवीर, भारत की ताकत प्रचंड, पाक और चीन का टूटेगा घमंड। वायुसेना के एयर शो में लड़ाकू विमानों का करतब देख दुश्मनों के होश फाकता है। उधमपुर के आसमान में रफाल और जगुआर की गर्जना ने पाकिस्तान को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आज भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत की झलक दिखाई। उधमपुर में द ग्रेट इंडियन एयर शो में सभी की नजरें आसमान पर टिकी रही। भारतीय वायुसेना के शूरवीरों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। एयरफोर्स स्टेशन पर लड़ाकू विमान राफेल, जगुआर और मिग-29 ने अपना दमखम दिखाया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हुए थे। इसी को देखते हुए यहां एयर शो का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए देश के कई स्टेशन से विमान उधमपुर पहुंचे थे। इस एयर शो में राफेल और जगुआर सहित विभिन्न लड़ाकू विमानों ने रोमांचित करने वाले करतब दिखाए। आसमान में वायुसेना के फाइटर जेट राफेल की गरज कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही दहल उठे। इस शो के दौरान असॉल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया गया। राफेल विमान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। इसके अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक, अपाचे के भी करतब देखने को मिले। एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल, जगुआर, मिग-29 ने भी अपने दमखम का एहसास करा दिया।